हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। रिजल्ट से गिनती के 24 दिन बच गए। एंड जिन्होंने भी बोर्ड ग्रुप दिया है या फिर जिनका एक ग्रुप पेंडिंग था और उन्होंने वो अपीयर किया है, अब सब वेट कर रहे हैं फाइनल देने का। एंड सबको पता है कि न्यू सिलेबस आ गया है। 2024 जून फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है न्यू सिलेबस सीएस प्रोफेशनल का। तो काफी चीजें जो हैं वो न्यू है सबके लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ी सी नर्वसनेस हर सिलेबस चेंज के टाइम पे होती है, क्योंकि कोई पास्ट का रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन से टॉपिक को वेटेज मिलेगा। लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे पास हमेशा होते हैं जब हम एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल में जाते हैं, आज उन कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतना इतना भटके हुए हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि कैसे आपको आगे आने वाला 9 महीना प्लान करना चाहिए। सितंबर टू, अगर आप मई देखोगे, 1 जून से आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो आपके पास गिनती के 9 मंथ्स बचते हैं। एंड द ट्रेजेडी हियर इज कि स्टार्टिंग का जो हमारा टाइम होता है प्रिपरेशन का, जो अगस्त क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, उनका स्टार्टिंग का टाइम त्योहारों में ही चला जाता है। तो उस तरह से काफी सारा जो ऐसे समय कम होता है, काफी सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो ये जो आपके पास अभी 24 दिन 25 दिन बचे हैं, उसको यूज करो एंड ऐसे प्रिपेयर्ड हो जाओ कि अगर 25th को आप पास हो जाते हो, तो आप अपनी तैयारी एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दो। मैं वेट कर रही थी ये वीडियो बनाने के लिए कि हमारी वेबसाइट पे बुक्स आ जाएं न्यू सिलेबस प्रोफेशनल वालों की, बट आई थिंक अभी तक अपलोड हुई नहीं है। एनीवेज, जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन है उसके एस्पेक्ट से हम चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको अपने अप्रोच बताती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करती या फिर कैसे चीजों को आगे लेकर के जाती। सो लेट्स सी आज का एजेंडा हमारा क्या क्या होने वाला है। पहले तो हम आज के ये समझेंगे कि न्यू सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अभी हमारा नेक्स्ट फ्यू डेज में क्या क्या प्राइमरी गोल है। इलेक्टिव पेपर की रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन है कि कौन सा पेपर लेना चाहिए या कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, ये भी एक बड़ा ही भारी समस्या है। उसके बाद टाइमलाइन से मेरा ये मतलब है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे अभी से फॉरकास्ट करोगे, ठीक है। और फिर पूरी बातचीत की समरी। तो आते हैं सबसे पहले हमारे न्यू सिलेबस के बारे में, जानते हैं कि क्या है हमारे न्यू सिलेबस में। ठीक है, देखो जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो प्रोफेशनल वालों का 3 मॉड्यूल में बटा हुआ है, 3 ग्रुप्स में बटा हुआ है, और हर ग्रुप में 3 पेपर है। ठीक है, लास्ट वाला जो आपका ग्रुप है उसमें आपके 2 ओपन बुक पेपर है, जिसमें से एक तो आपका इलेक्टिव है। इलेक्टिव का मतलब होता है कि आपको काफी सारे सब्जेक्ट दे दिए, उसमें से आपको एक चूज करना है। और एक है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, उसमें काफी सारे 7-8 एक्ट्स के मिलाकर के केसेस दिए हुए हैं और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये है एग्जिस्टिंग। अब न्यू में क्या हुआ है, क्या पेपर बढ़ गए या कम हो गए? तो न्यू में पेपर कम हो गए। ठीक है, न्यू में हो गए हैं 7 पेपर, जो कि फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर है और सेकंड ग्रुप में आपका 3 पेपर है। अच्छा, पेपर कितने चेंज हुए हैं? जो क्या एग्जिस्टिंग वाला जो है, क्योंकि अभी बुक्स नहीं आई है, तो क्या मैम पुराने वाले बुक सिलेबस से हम देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? तो बेसिकली 4 पेपर जो है उसमें हियर एंड देयर थोड़े बहुत चेंजेस हैं, और वो क्या चेंजेस हैं उसका भी मैं फाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये रहा, ये मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे ये आपका ईएसजी पहले था, ये जीआरएमसीई, ठीक है। तो ये पहले गवर्नेंस आपका 50 मार्क्स का था, अब उसको कर दिया है 65 मार्क्स का। रिस्क मैनेजमेंट पहले भी 20 मार्क्स का था, अभी भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अब 15 मार्क्स का हो गया। और ये सारी चीजें इसी तरीके से हटी नहीं है, बट ये यहाँ पर एडजस्ट हो गई। पोर्शन 65 मार्क्स का कर दिया है, चीजें मोर और लेस
सेम है, वही है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली एडिशन होगा, लेकिन एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं चेंज होने वाला। आपको वही डायरेक्टर्स और सारी चीजों के बारे में, कमिटीज के बारे में, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के बारे में, वो इससे पहले जब 2013 वाला सिलेबस था तब भी ऐसा ही था, अभी भी वो एग्जिस्टिंग 17 में भी वही है, अब जो नया आया है उसमें भी वो चीजें हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग में भी कोई खास ऐसा सच नहीं है, बस आपका जो प्लीडिंग्स वाला पोर्शन है उसको अलग कर दिया है, 30 मार्क्स का स्पेसिफिक बना दिया। बट आपको विद एग्जीक्यूटिव ये एक्सपीरियंस हो गया होगा अभी तक कि जो बाइफरकेशन होता है वो ऐसा सच नहीं है कि हाँ अभी 30 इसमें बोला है तो इसी में आएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, हो सकता है, चांसेस होते हैं, ठीक है, वी कांट डिनाई दैट। तो ये आपको मैं शीट शेयर कर दूंगी जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या ओल्ड में था क्या न्यू में, और उसके अलावा कि हम क्या पुराने बुक से थोड़ा बहुत ऐसे अभी के लिए 20-25 दिन के लिए रेफरेंस ले सकते हैं कि मेरे को सेल्फ स्टडी में जाना है या मेरे को किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए क्लासेस लेनी है। तो एज आई सेड कि आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 4 तो आप क्या कर सकते हो, पुराने वालों से देख सकते हो। ये हो गया गवर्नेंस का पेपर, जिसको एथिक्स भी कहते हैं। ये हो गया आपका ड्राफ्टिंग का पेपर। ये हो गया आपका ड्यू डिलिजेंस का पेपर, जिसमें आप ड्यू डिलिजेंस पढ़ोगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क पढ़ोगे और बाकी सारी चीजें पढ़ोगे। और उसके बाद ये है आपका कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आप पढ़ के आए नहीं हो अभी तक, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा सीएमए में, बट यहाँ पर आपको मर्जर के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन भी देखनी होगी और बाकी सारी चीजें भी देखनी होगी। आई थिंक वैल्यूएशन का ना मार्क्स भी इस बार बढ़ा दिया है पिछली बार से। पहले शायद 10 मार्क्स का आता था, अब शायद अलग से स्पेसिफिक वैल्यूएशन को प्लेस दिया गया है सिलेबस में। इंसॉल्वेंसी अपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है एंड इंसॉल्वेंसी आपको यहाँ भी पढ़ना है। इंसॉल्वेंसी पहले 50 मार्क्स का होता था, अब थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं कि पेपर कौन से नया आया है। SMCF क्या है, ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक पार्ट, और दूसरा है कॉर्पोरेट फंडिंग। ये एक्चुअली कोई नया पेपर नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल का मिक्स एक न्यू पेपर बना दिया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ करके आए हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ के आए हो, यहाँ पे माइंडेड आपको थ्योरेटिकल पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी। एंड उसके बाद कॉर्पोरेट फंडिंग प्रोफेशनल में था, एंड उसका पार्ट अब कितना रखा है क्या रखा है वो जब तक बुक्स रिलीज नहीं होगी ना वो डिसाइड कर पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप एक इनसाइट ले सकते हो अभी वाली कॉर्पोरेट फंडिंग से कि क्या क्या कॉर्पोरेट फंडिंग में पढ़ाया जा रहा है। प्लस आपको चैप्टर्स के नाम जो नए सिलेबस में है, वो दिए हुए हैं, तो उससे एक आप ब्रीफ आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पेपर ना हमारे उससे हट गया है। एमसीडीएस जो बच्चों को आजकल बहुत नाइटमेयर बन गया है, वो थैंकफुली आईसीएसआई ने हमारे हटा दिया है। और टैक्स हटा दिया है ऐसा नहीं बोलूंगी, टैक्स इज देयर बट इट्स ऑप्शनल। ठीक है, अच्छा आपको ना अब 2 इलेक्टिव पेपर दिए एक की जगह, 2 इलेक्टिव पेपर और इलेक्टिव पेपर ओपन बुक आते हैं। इलेक्टिव पेपर आपका किस तरह से बाइफरकेटेड है वो देखते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक आपका इलेक्टिव ग्रुप 1 में है, एक आपका इलेक्टिव ग्रुप 2 में है। ये देखो आपको इलेक्टिव पेपर दिखाती हूँ। ये ओल्ड सिलेबस में इस तरह से 8 ऑप्शन हुआ करते थे सबके पास। अब आप लोगों के पास कितने ऑप्शन है, 5 पेपर 2 में और 4 पेपर 1 में। ठीक है, ग्रुप 1 में ये ग्रुप 2 का पार्ट है, ये ग्रुप 1 का पार्ट है। ये देखो ये पुराने ही पेपर है, फोरेंसिक ऑडिट पहले भी था, आईपीआर पहले भी था। आईपीआर तो आई थिंक 2013 वाले में भी था। उसके बाद नया क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, फर्स्ट ग्रुप में सीएसआर इंट्रोड्यूस किया है, सेकेंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका जो टैक्स था वो जो वहां से कंपलसरी पेपर से हटाया वो यहाँ आपको इलेक्टिव पेपर में देते हैं। सेकेंड आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन ऐड किया है, ये आप लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ के आए हो, बट आपको एक 100 नंबर का पेपर बना दिया। लेबर लॉ पहले भी था, बैंकिंग पहले भी था, इंसॉल्वेंसी अभी भी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 में से, इन चारों में से एक चुनना पड़ेगा जो आप ग्रुप 1 में दोगे। उसके साथ ग्रुप 1 में आपको कौन कौन से पेपर आएंगे वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा आपके न्यू सिलेबस का ग्रुप 1 में। पहले एक आ गया आपका एथिक्स, दूसरा आ गया आपका ड्राफ्टिंग, तीसरा आ गया आपका ड्यू डिलिजेंस और चौथा आ गया इलेक्टिव। इलेक्टिव में आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सीएसआर लो, आप फोरेंसिक ऑडिट लो, आईपीआर लो,
या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो। और उसके बाद आपका सेकंड ग्रुप में आता है, जो नए पेपर की बात मैं कर रही थी, जो कि नया नहीं है, मिक्स है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। और उसके बाद CRVI एंड एक और है जो इलेक्टिव 2 है। इसमें से आपको 5 में से एक चुनना है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इलेक्टिव में से राइज होता है कि मैम इलेक्टिव में क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दो, बात करूंगी डिटेल में और सब समझाऊंगी कि कैसे लेना है। तो ये हो गया आपके इनसाइट। न्यू सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें हैं आपको समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ी और बातें करते हैं, क्या करना है हमें अभी के लिए 24 दिनों में, हम इनका इफेक्टिव इस्तेमाल कैसे करें। इंजॉयमेंट बहुत हो गई है, क्या होने चाहिए मेरे अभी 20 25 दिन के थॉट्स प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ यही सोचते रहना चाहिए पास होगा फेल होगा, या कुछ प्रोडक्टिव करके अपना टाइम सेव करना चाहिए, जिससे अगर मैं 25 अगस्त को पास हो जाती हूँ या हो जाता हूँ तो मैं सीधा तैयारी करने के लिए रेडी हूँ एकदम। मेरे को उस टाइम में इसको उसको फोन करके पूछना ना पड़े क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ क्या कैसे नहीं करूँ, ठीक है, या इसके पास जाऊं, उसकी टीचर की लूं, ये करूँ वो करूँ, इतना सारा टाइम वेस्ट ना करने का टाइम नहीं है। एकदम फाइनलाइज होना चाहिए, जैसे ही रिजल्ट आया। और आप टीचर से भी पहले से बात करके रखो, जहां आपने कोचिंग लेने का सोचा है, रिजल्ट आया, क्लासेस ज्वाइन करो, अगले दिन से पढ़ाई चालू करो, सिंपल। बुक्स आएंगी जब तक आएंगी। तो एवरीथिंग यू गॉट टू फिगर आउट बिफोर रिजल्ट्स। ये कुछ 7 क्वेश्चन है जो आपको फिगर आउट करनी है रिजल्ट से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ स्टडी में जाऊं, लेक्चर्स लूं, या कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से करूं, कुछ सब्जेक्ट क्लासेस से करूं। अगर आप ना बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आप एक चीज कैलकुलेट करो, पेन पेंसिल उठाओ और देखो। आपने अभी एग्जीक्यूटिव में क्लासेस की होगी, आपको पता होगा कि जो भी क्लासेस है 180 से किसी किसी टीचर की 180 200 आवर्स की, किसी टीचर की 300 350 आवर्स की, किसी की कम भी है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके देखो कि आपको 7 सब्जेक्ट है, सातों सब्जेक्ट के आप लेक्चर लोगे तो आप कितनी, आपके पास कितना टाइम बच रहा है फिर खुद के रिवीजन का। आपको क्या लगता है सिर्फ लेक्चर से हो जाएगा? सेल्फ रिवीजन कितना चाहिए आपको? आप एग्जीक्यूटिव पास करके आए हो, आप वेल अवेयर हो, मुझे ये चीजें बताने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी हाफ CS, राइट। तो आप ये सोचो, डिसाइड करो कि मेरे को अगर 7 सब्जेक्ट है तो मेरे को किसमें चाहिए। डोंट गो विद ना जो नॉइज होता है ना उसके साथ मत जाओ कि मैम सब बोलते हैं ड्राफ्टिंग बहुत हार्ड है, ड्राफ्टिंग के ले लेते हो। आई हैव अ फ्रेंड कम सिस्टर जो कि प्रोफेशनल में है, एंड शी हैज बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स कि मैं, मेरे को ना ड्राफ्टिंग में बहुत इशू हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ ड्राफ्टिंग की क्लास ले लूं। एंड आई वॉज लाइक क्या तुमने ड्राफ्टिंग की बुक खोल करके पढ़ने का कोशिश किया? एंड अगेन शी कम्स विद दिस क्वेश्चन कि ड्राफ्ट बहुत सारे हैं, कैसे मैनेज होगा। अगर आप उसको खोल करके नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो वो किसी भी हाल में मैनेज नहीं होगा। टीचर्स जो है आपको वो ड्राफ्ट समझा देंगे, वो भी आपको ड्राफ्ट कम नहीं करवा सकते। जितना स्पेसिफाइड है उतनी ड्राफ्ट्स की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर आप कम करके जा रहे हो, ठीक है, फिर आप ये क्लेम मत करो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। आप अगर सिलेबस पूरा नहीं करोगे तो वो आपकी फॉल्ट है। सो डेफिनेटली फर्स्ट गो थ्रू, इसीलिए 20 25 दिन का टाइम है, बुक्स को कवर करो, देखो कि क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ यूट्यूब से मैनेज हो सकता है, क्या कुछ बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें तो मेरे को चाहिए ही चाहिए क्लास, मेरा नहीं होगा। और कभी ऐसा भी लग रहा है कि नहीं मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में क्लास नहीं चाहिए, मैं भली भांति खुद मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसका भी टाइमलाइन डिसाइड करो। क्योंकि जब हम सेल्फ पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि 2 3 पेजेस, एक तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल थोड़ी सी लेंदी भी होती है तो 2 3 पेजेस तो इंट्रोडक्शन में भी चला जाता है, तो उसी में 2 दिन 3 दिन बिता देते हैं। तो इस तरह से तो फिर 7 सब्जेक्ट पता नहीं कब खत्म होंगे। सो बी वेल अवेयर ऑफ योर स्टेप्स वट एवर यू आर गोइंग टू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों में से कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन सब में टाइम का इशू आने वाला है, तो सोच समझ के अपनी बुद्धि से डिसीजन लो। सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है जो बच्चे अभी एग्जिस्टिंग सिलेबस में है वो भी 9 पेपर्स के साथ 3 ग्रुप देते हैं। तो मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक ग्रुप दो या 2 ग्रुप। 2 ग्रुप दो, डेफिनेटली 2 ग्रुप से कम तो सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर रेगुलर कॉलेज है तो भाई एक स्टूडेंट है मेरी जिसका
सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक कॉलेज होता है, तो ऐसे बच्चों को तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका कॉलेज 3-4 घंटे का है, आपका कॉलेज ही नहीं है, तो फिर भाई पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If you want to go for lectures, then finalize the academy or your specific teacher. अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर आंसर करती हूँ। लेक्चर्स ना बहुत बच्चे एग्जीक्यूटिव में, मैंने ये कंप्लेन सुनी कि हमने पूरी क्लासेस एक अकेडमी से ले ली और एक 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 तो हमें समझ ही नहीं आ रहा, या फिर एक ही समझ में आ रहा है। बहुत सारी तरह की बातें बच्चे करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो कि आप एक एक जगह से सारे लेक्चर्स ले लो। ये इसलिए भी होता है कि ना, प्राइस बंडल्ड में कम मिल जाता है, तो प्राइस के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ज्यादा है, तो एक आधा सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से कर लो ना। बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे टीचर, जो अच्छे तो सभी हैं, लेकिन आपको जो समझ में आ रहे हैं उन टीचर्स को आप ले लो क्लासेस। ठीक है, सो प्लीज क्लासेस का डिसीजन सोच समझ के लेना। फिर दोबारा क्लास लेने में ना पैसे सिर्फ नहीं बर्बाद होते, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, वो बर्बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether other reference material are required if I go for self study। देखो, मटेरियल मैं आप लोगों को बोलती हूँ दूसरा लेने के लिए, कई बार कंपनी लॉ के लिए मैंने एग्जीक्यूटिव वालों को कई बार बोला है। लेकिन उसका रीजन ये होता है ना कि आपकी बुक इतनी पुरानी हो जाती है, एंड हमारे साथ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि अमेंडमेंट्स, अमेंडेड शीट से हमें पढ़ना पड़ता है, हमें अमेंडेड मॉड्यूल नहीं मिल पाती है। तो उस वजह से एक अमेंडेड बुक मिल जाए, रेफरेंस बुक मिल जाए, तो बार बार 2-3 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट इधर उधर से खोजना छाटना वो सब नहीं करना पड़ता। इस वजह से आई से कि चलो रेफरेंस मटेरियल ले लो। लेकिन अभी फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है, अभी जो आपके पास बुक आएंगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो सारी की सारी अपडेटेड आएंगी फर्स्ट अटेम्प्ट वाली। इसमें कुछ भी ऐसा अपडेट्स वाला कोई इशू नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कम कम वाले अपडेट्स होंगे, ऐसे कोई बहुत ह्यूज अपडेट्स नहीं होंगे। तो अनलेस एंड अनटिल आपको लग रहा है कि वो बुक जो है बहुत मोटी और मैं कवर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और मुझे थोड़ा सा समराइज कंटेंट चाहिए, तब आप जाओ रेफरेंस मटेरियल के। अदरवाइज आप अपने मॉड्यूल से ही पढ़ो। कैसे सिलेक्ट करें इलेक्टिव पेपर, एज आई सेड आगे बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी से सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर पॉइंट रखने का मतलब है कि यहाँ 25 दिन में सोच करके रख लो। जिस दिन रजिस्ट्रेशन करो ठका ठक मारो कि हाँ मेरे को इसमें फर्स्ट ग्रुप में ये चाहिए, सेकंड ग्रुप में ये चाहिए, सोचना नहीं है, वहां पर सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। फाइनलाइज मतलब फाइनलाइज, वेदर यू वांट टू परस्यू ट्रेनिंग विद प्रोफेशनल और आफ्टर। देखो, 2-3 चीजें इस टॉपिक पे बता देती हूँ, बाकी फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता। हर डिसीजन का अपना एक आफ्टर इफेक्ट होता है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई लोगों के लिए ट्रेनिंग फायदेमंद होती है विद स्टडीज, कई लोगों के लिए ट्रेनिंग ऐसे प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि वो पढ़ाई और वो काम का प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते। सो what kind of individual you are, what kind of pressure you can handle, that totally depends on you. What I experience, what my friends experience, or what your friends or colleagues experience, that doesn't apply to you। ठीक है, इसलिए ये, और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि आपको ट्रेनिंग कहाँ मिल रही है। अगर आपको बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग मिल रही है, तो वाई टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, राइट? एक एक करके दे देना ग्रुप, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, सो अच्छा, एक और चीज इसके साथ ये है कि ट्रेनिंग ढूंढने में भी टाइम जाएगा। आपको पता है कि आप अभी अगर ट्रेनिंग ढूंढने निकलोगे तो आपको कोई नहीं देगा। फर्स्ट दे विल आस्क कि आपको क्या एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, तो आपको 25 अगस्त तक तो समहाउ वेट करना ही पड़ेगा। अब 25 अगस्त तक वेट करोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो आप फिर क्लासेस स्टार्ट करोगे या फिर आप ट्रेनिंग ढूंढोगे। मान लो आप 2-3-4 महीने ट्रेनिंग ढूंढने में लगाते हो, एंड उसके बाद आपको अपने मन मुताबिक ट्रेनिंग नहीं मिलती है, और आप पढ़ाई भी उस फुल फ्लेज में शुरू नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका माइंड जो है डाइवर्टेड है कि इधर ट्रेनिंग मिल जाए, इधर पढ़ाई चालू हो जाए, यू आर नॉट फोकस। ठीक है, आप ट्रेनिंग ढूंढ रहे हो, बट आप बाई द टाइम अगर आप पढ़ाई कर सकते हो विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, तो डेफिनेटली कीप सर्चिंग फॉर ट्रेनिंग। अच्छी ट्रेनिंग मिलना भी एक बहुत मुश्किल बात है, तो कीप ट्राइंग। अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन एक माइंड सेट नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग ही करनी है मेरे को, पढ़ाई नहीं करना है। तो वो एक मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आप अगर आपको अगर अभी ट्रेनिंग नहीं मिली और आपका प्रोफेशनल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ग्रुप क्लियर हो जाता है, तो एज प्रोफेशनल क्वालिफाइड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है एज एग्जीक्यूटिव क्लियर। ठीक है,
तो ये डिसीजन आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, ये आपकी चॉइस है। आप अभी ट्रेनिंग करोगे या बाद में ट्रेनिंग करोगे, कॉर्पोरेट में करोगे, फर्म में करोगे, क्या कुछ फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है यार। सब अपना अपना सिक्का कहाँ चलता है उसके बाद है, आज चलता है 2 साल बाद चलता है, 6 महीने बाद चलता है, सब उन चीजों पर डिपेंडेंट है। ये सारी हवा की बातें मुझे नहीं समझ में आती। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज या मेंटोरशिप या दोनों नहीं? टेस्ट सीरीज में क्या होगा, आपको अपनी गलती पता चलती जाएगी। तो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली कहीं से भी, जी जो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मार्केट में अच्छा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, आपको नॉलेज है, वो विद देम। मेंटोरशिप दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेंटोरशिप इसलिए चाहिए होती है कि हमारा खुद के ऊपर कमांड नहीं होता, हम सेल्फ स्टडी वाले हैं या हाफ सेल्फ स्टडी वाले हैं, हम अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं कर पाते, या फिर हम प्लानिंग में या प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में सही नहीं होते। वहां पर हमें कोई ऐसा चाहिए होता है कि हाँ वो खड़े रहे और वो बताता रहे कि यहाँ ठीक कर ले, वहां ठीक कर ले। कई बार पता है क्या, एज अ मेंटोर मैं भी कई बार मुझे चीजें पता है कैसे करवानी है, लेकिन जब करने पे आती है चीजें तो वो नहीं हो पाती। तो मेंटोरशिप डिपेंड्स ऑन पर्सन कि क्या आप खुद से कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज इज मस्ट, टेस्ट सीरीज जरूर लो। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, जैसे सी इंस्टीट्यूट वालों क्या होता है, आरटीपी होती है, एमटीपी होती है, तो अगर हमारे वहाँ वो चीज रिलीज होती तो शायद वो उससे हम कर सकते थे, हमें नीड नहीं होती, बट क्योंकि वो नहीं है तो आई वुड रेकमेंड, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है। और क्या दोनों जाना चाहिए? दैट सिंपल, टेस्ट सीरीज इज मस्ट, मेंटोरशिप इज अप टू यू। नेक्स्ट, किसकी ले किसकी नहीं ले, आई हैव जीरो आइडिया अबाउट कौन प्रोवाइड करता है कौन नहीं प्रोवाइड करता, कौन किस लेवल की प्रोवाइड करता है। आई हैव जस्ट वन थिंग, अगर टेस्ट सीरीज वही लेना जो आपको नए क्वेश्चन दे, और इस बार तो क्या है कि नए ही होने वाले हैं, पुराने तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो जहाँ उनसे पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन मंगवा लो, स्टैंडर्ड देख लो, और उस हिसाब से आप ज्वाइन कर लो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट कैसे करें। मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो इलेक्टिव पेपर सिलेक्ट करने का है ना, सबसे पहले सबके माइंड थॉट में, हर बच्चे के माइंड थॉट में ना यही आता है कि मैं ना फॉरेंसिक ऑडिट में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं ना बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं वो पेपर पढ़ूंगी। मैंने भी ना ऐसा ही कुछ सोच करके शायद पेपर चुना होगा, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि सीएस था और सारे थ्योरी पेपर थे। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि यार कुछ तो भी प्रैक्टिकल चाहिए। एफएम था प्रैक्टिकल, टैक्स भी था प्रैक्टिकल, बट स्टिल मोर प्रैक्टिकल पेपर। सो मेरे टाइम पे देयर वाज वन मोर प्रैक्टिकल पेपर इन इलेक्टिव, सो आई वेंट अहेड विद दैट। तो यहाँ पर ना आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि कौन सा पेपर मैं लूं जिसमें मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। अल्टीमेटली राइट नाउ पेपर क्लियर करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखो बुकिश नॉलेज जो भी हम लेते हैं वो 100% नहीं होता, प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के बाद एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है, बहुत कुछ डिफरेंट होता है, वो जाने के बाद ही समझ में आएगा। बहुत मेहनत जितना भी अभी पढ़ लो, वहां पर जाकर के ट्रिपल टाइम्स मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पे। जैसे वो कहते हैं ना, प्रैक्टिकली वीडियो देखा डांस का या फिर स्टिचिंग का, देखने में बड़ा आसान लगा, अरे इसने तो ऐसे 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 हाथ घुमाया हो गया, सो बट करने बैठो तो नहीं होता, राइट। सो सेम गोज विथ हमारी स्टडीज के साथ भी, जो हम बुकिश नॉलेज ले रहे हैं वो तब तक के लिए ठीक है कि इंटरव्यू में हमें पूछेंगे तो हम उन्हें बता पाए कि हाँ भाई क्या करा है क्या नहीं करा है वो पता है, ठीक है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अलग होता है। तो इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करते समय भावनाओं के साथ मत जाओ, उस पेपर के साथ जाओ जो आपको स्कोर दे, ठीक है, अच्छे स्कोर दे। एक पर्सनल बायस रहेगा मेरा सिर्फ इलेक्टिव 2 के लिए, अगर आप लोग जीएसटी ले सकते हो तो अच्छा होगा। दैट्स इट, आई वोंट मेक एनी बिग कमेंट ओवर दैट, बट आई वुड रेकमेंड कि टैक्स अपने साथ रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट टैक्स भी ऑप्शनल में होना चाहिए था, डायरेक्ट टैक्स प्लस इंटरनेशनल टैक्सेशन, बट कोई नहीं, जीएसटी एटलीस्ट अपने साथ रखो। एंड दिस शुड बी योर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग द पेपर कि कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ। अब ये बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम किस में स्कोर कर पाएंगे, यार इंटरेस्ट एरिया सबको पता होता है, ठीक है। अभी जैसे एआई वाली चीज है, तो एआई वाली चीज में सब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी होगी,
कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर्स का बहुत पसंद होगा, जिन्होंने स्कूल में अलग से जावा सीखा होगा, सी प्लस प्लस सीखा होगा, इंटरेस्ट होगा अलग से कंप्यूटर्स में, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए ना इजी पड़ेगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ लोगों को सीएसआर में इंटरेस्ट होगा, तो उस तरह से अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जब इंस्टीट्यूट रिलीज कर देंगी मॉड्यूल्स, उनको देख करके उसके हिसाब से आप अपना इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान फॉर एग्जाम। ठीक है, यहाँ हो गया ये आपका 24-25 तक आपको जो बेसिक नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं वो हो गए। आप यहाँ से जो मैं बात करूंगी ना, वो आपको लगेगा, आप मुझे यही बोलोगे कि मैम रिजल्ट नहीं आया, ये काफी सुपरफिशियल नहीं है। लेकिन आपको एक बात बोलूं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू नो दीज मंथ्स आर फेस्टिव मंथ्स। ठीक है, दिसंबर में क्योंकि इस बार एग्जाम नहीं होंगे आप लोगों के, तो ऐसा है कि हर बार एग्जाम देते हैं, चलो इस बार क्रिसमस भी मना लेते हैं, न्यू ईयर भी मना लेते हैं, राइट, फैमिली प्लान्स, फ्रेंड्स प्लान। तो आपको ना लिटरली पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ से ना टाइम कैसे पानी भी नहीं, मतलब इतनी तेजी से निकलेगा ना कि नहीं पता चलेगा। इसलिए अभी जो है, एक तो माइंड स्ट्रेस्ड है, बहुत सारी टेंशन है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट बेस्ट वे, ठीक है, प्लानिंग करो, अच्छे से प्लानिंग करो और उसको उतने ही अच्छे से एग्जीक्यूट करो। क्या प्लानिंग करें मैम? सबसे पहले ना रीडिंग की प्लानिंग करो कि आपको फर्स्ट रीडिंग ना कितने टाइम में खत्म करनी है। ठीक है, आप सोच लो कि मेरे 7 पेपर है, तो मैं 3 पेपर साथ में, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा आपको करना है जरूरी नहीं है। आप ये प्लान कर लो कि मैं 3 पेपर साथ में उठाऊंगी, एक मैंने क्लासेस लेनी है, 2 मैंने सेल्फ पढ़ना है। जैसे मैंने बोला जीएसटी आप ले लो मेरे हिसाब से, तो आप मान लो जीएसटी की क्लासेस लगाते हो फ्रॉम 1 सितंबर और 15 सितंबर, वट एवर द डेट इज। उसके साथ साथ आप 2 पेपर खुद से पढ़ना शुरू कर दो, एक ड्राफ्टिंग पढ़ना शुरू कर दो, एक और कोई पेपर पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सीआरआई पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें काफी चीजें सास्ट जो है या इंसॉल्वेंसी है, जो आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, तो आप खुद से पढ़ सकते हो, तो ऐसे खुद से पढ़ना शुरू करो। और उसका एक टाइम स्पेसिफाई करो कि हाँ इतने दिन में मेरे को ये क्लासेस निपटानी। इस तरह से आप बाकी आपके जो बचे हुए 4 पेपर होंगे उसके भी टाइम स्लॉट लगाओ कि हाँ ये इतने इतने दिन में मेरे को ये खत्म करना है। उसके बाद आप ये करो कि मैं अगर नोट मेकिंग करूंगी, तो नोट मेकिंग मेरे को कितने दिन में करनी है, क्या मेरे को नोट मेकिंग करनी है या नहीं करनी है, क्या इन सब्जेक्ट्स की समरी नोट्स किसी टीचर से मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है पुराने सिलेबस के समरी नोट्स दे रहे होंगे, तो उनसे आपको डेफिनेटली क्या है, समरी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप उसकी प्लानिंग करो। ठीक है, इस तरह से आप अपना स्टेप बाय स्टेप चीजें डिजाइन करो, प्लान करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन में मैं आपको पांच पांच शॉट्स दे रही हूँ, ठीक है, कि आपका ना ये आगे आने वाले 5 पिलर्स हैं, इनमें आपको देखना है रुक रुक कर कि हैव आई रीच दिस पॉइंट, हैव आई रीच दिस पॉइंट। देन एक सेफ जोन है कि हाँ ये महीने में मैं यहाँ पहुंच गई तो मेरा सेफ जोन है, अगर मैं इससे आगे बढ़ गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब जितना मैंने टारगेट किया था मैंने उतना अचीव कर लिया, तो दैट्स अ गुड साइन। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट टाइम जोन देती हूँ। आपका फर्स्ट टाइम जोन आपका होगा सितंबर 2020, जो कि आप अपनी क्लासेस और डिसाइड कर चुके होगे, आपकी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट कर चुके होगे। इसमें सितंबर 23 क्यों लिखा, क्यों? क्योंकि आपका डिसीजन अगस्त में आ जाना चाहिए, सितंबर में आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए ये। अभी आपको लग रहा होगा कि आप ये सारी चीजें अभी क्यों बोल रहे हो, जो बच्चे पास हो जाएंगे ना और जिन्होंने वो ये चीजें नहीं की होंगी ना, उनके मैसेजेस आएंगे एंड आई विल शेयर विद यू कि कैसे बच्चे ना अभी वाला टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड बाद में फिर वो वाला टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी क्लासेस एक्सटेंड करेंगे, अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम खो देंगे। नेक्स्ट टाइम जोन आपके लिए है नवंबर 23, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर खत्म होने के बाद आपने या फिर नवंबर, मिड नवंबर से यहाँ तक मेरे हिसाब से 2.5 महीने होते हैं, 2 से 2.5 महीने होते हैं। आपने एटलीस्ट 50% पोर्शन या 70% पोर्शन तो कुछ सब्जेक्ट का खत्म कर ही लेना चाहिए, राइट। 70% मिनिमम आपको खत्म कर ही लेना चाहिए। यहाँ से आप शुरू करो, जो आपने खत्म किया उसके चैप्टर वाइज टेस्ट, जहां से आपने टेस्ट सीरीज लगाई है या आपने जो भी खुद से करने वाले हो तो खुद से, या
जैसा भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने सीआर से शुरू किया, तो सो सीआर का पहला चैप्टर जो है वो आप यहाँ से ना डेट सीरीज बना लो, ठीक है। कि मेरे को नवंबर से अगर टेस्ट स्टार्ट करने हैं तो मैं 15 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट करूंगी और मैं ये 2 सब्जेक्ट के टेस्ट स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको एक टाइमलाइन दे रही हूँ। तो यहाँ से जब आप रेडी हो जाओगे ना टेस्ट लिखने के लिए कुछ सब्जेक्ट के लिए, तो आपके हाथ में कुछ सब्जेक्ट आते चले जाएंगे। नेक्स्ट टाइमलाइन जनवरी 24, नवंबर से आपको मिला दिसंबर, 1 से 1.5 महीने का टाइम। 1 से 1.5 महीने में अगर बंदा अगर एक वीक में 3 टेस्ट भी लिख रहा है या 5 टेस्ट, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, एक दिन में एक चैप्टर, चलो ठीक है नहीं लिख सकते तो 3 टेस्ट लिखो। तो सोचो कि अगर मेरे पास 6 हफ्ते हैं, 6 हफ्ते में 3 टेस्ट मतलब 18 चैप्टर्स मेरे लिख के खत्म हो जाएंगे। 18 चैप्टर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसके बाद आप जब जनवरी में आओ तो यहाँ पे आप प्लान करना, यहाँ से आपका प्लान शुरू होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट खत्म होते चले आए उनके आपके क्वार्टर और हाफ सिलेबस टेस्ट कहाँ से शुरू होंगे, ताकि आपका फुल सिलेबस मतलब आपका फुल सिलेबस शुरू होने से पहले, जैसे आपको डिजाइन करके मैंने अब तक एग्जीक्यूटिव में दिया कि हाँ आपका फुल सिलेबस टेस्ट जो है इस तारीख से शुरू होगा, लेकिन इसके 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले आपके हाफ सिलेबस टेस्ट खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका वो प्लान भी रेडी होना चाहिए। आपने अभी तक 4 सब्जेक्ट पढ़ा है लेकिन अभी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइमलाइन, समरी नोट्स भी आपके हो जाने चाहिए। एक दिन में ना पढ़ पाना मुश्किल है, 1.5 दिन में ही नहीं होता तो एक दिन तो बहुत मुश्किल है। अप्रैल में आपको अपने फुल सिलेबस टेस्ट के जो तैयारी है वो करना चालू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ लास्ट का 1 महीना सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपका टेस्ट जो है फुल सिलेबस वाला डिजाइन करना होगा कि अप्रैल के लास्ट में, यानी कि 21 अप्रैल से लेकर के मान लो 30 अप्रैल तक आप प्लान करते हो अपना टेस्ट देने का फुल सिलेबस वाला। तो आपका इधर 10 अप्रैल तक और आपका 1 अप्रैल तक आपका हाफ सिलेबस टेस्ट सारे सब्जेक्ट का खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह की कुछ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, अभी से होनी चाहिए। लास्ट में लास्ट ब्लो, सेल्फ स्टडी, गुड बाय टू द वर्ल्ड, इसके लिए भी तैयार हो जाओ। इसके लिए तैयार जनवरी से होना शुरू करना, धीरे धीरे सब सब सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बाकी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स बंद। सीएस है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट, स्ट्रेटेजी। नॉन इलेक्टिव पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इलेक्टिव पेपर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। नॉन इलेक्टिव पेपर में ना आप हर चीज को याद नहीं कर सकते, ना ही हर सब्जेक्ट याद कर सकते हो। आपको जो आपका जो एथिक्स का पेपर होगा या फिर जिसको आप ईएसजी बोलोगे, उसमें काफी सारी चीजें ना जो कॉन्स्टेंटली रही हैं, जैसे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ एथिक्स का, उसमें कुछ चीजें ना रट्टा ही मारने वाली है कि क्या क्या किंग्स रिपोर्ट में था, क्या बाकी रिपोर्ट्स में था। तो वो सारी चीजें ना लर्निंग वाली हैं, तो वो आपको साइड करके रखनी होगी। ये मेरे को लर्न करना है तो मतलब ये मेरे को रट्टा मारना ही है, इसका कोई मेरे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर कुछ चीजें होंगी जहां पर आपको प्रेजेंटेशन में ध्यान देना होगा, तो उस पर आपको वर्क करना होगा। जैसे अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ, तो वैल्यूएशन जैसे आप लोगों को मैंने एसएलसीएम में कराया था, एसएलसीएम में मैंने आपको बोला है कि वैल्यूएशन के क्वेश्चन है भी तो उसमें ऐसे सिर्फ फॉर्मूला लिख के आंसर मत लिख के आओ, जो आपको गिवन डेटा है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करो। तो इस तरह से आपके वैल्यूएशन, अगर किसी ने जीएसटी लिया है तो जीएसटी का जो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है या फिर अगर आपका कुछ और एग्जामेशन है तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, उसको सेक्शन नंबर रूल नंबर सब लिखने हैं। तो वो सब कुछ कैसे लिखना है, कैसे आंसर को इस तरह का ब्यूटीफुल बनाना है कि उसमें आंसर देखते साथ ही फटाफट से नंबर मिल जाए, अगर सोल्यूशन करेक्ट है, प्रोविजन करेक्ट है तो, ठीक है। लास्ट बट इम्पॉर्टेंट चीज फॉर नॉन इलेक्टिव पेपर, प्लीज डोंट डू एबीसी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट अटेम्प्ट में क्या आया है, ठीक है। नया अटेम्प्ट है, नए अटेम्प्ट में मेरी ये कैलकुलेशन है कि फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट पेपर काफी इजी होते हैं। हालांकि हमारे लिए वो इजी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक एरिया ही नहीं पता होता कहाँ से पूछेगा। एटलीस्ट अभी तक ये तो आइडिया होता है कि हाँ चलो एसएलसीएम है तो आईसीडीआर एलओडीआर बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि कंपनी लॉ में भी पूछता है, वो एक एक सेट है, चीजें पता है, लेकिन वो चीज पता है
इसलिए नो एबीसी एनालिसिस, वन में से भी 20 नंबर का आ सकता है और 15 में से भी, और 1 में से भी 0 आ सकता है और 15 में से भी, ठीक है। अगेन कमिंग टू द इलेक्टिव पेपर, ये बहुत नई चीज है एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, ऐसा पेपर दिया नहीं है, एंड आई डोंट वांट कि आपको दोबारा देना पड़े, कोई एक्सपीरियंस दोबारा करना पड़े, इसलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताती हूँ। इलेक्टिव पेपर को ना पढ़ के जाओ, ठीक है। कैसे पढ़ के जाओ, अगर बेयर एक्ट मिल सकता है तो बेयर एक्ट से पढ़ो। बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो एक लिंक समझ में आएगा कि 1 के बाद सेक्शन 2 जो दिया है या सेक्शन 3 जो दिया है उसका क्या रेलेवेंस है, क्या नहीं है, क्योंकि जो भी हम मॉड्यूल से पढ़ते हैं अपनी, तो वो कैटेगराइज होती है, सिस्टमेटिक वे में बनाई हुई होती है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ नहीं होती है। आपके पास टाइम है तो ट्राई टू रीड विद बेयर एक्ट ऑफ योर इलेक्टिव पेपर। सब कुछ गूगल पे आसानी से मिल जाता है, देयर इज नो नीड टू परचेज एनीथिंग। नाउ सॉर्ट आउट द मटेरियल्स यू विल कैरी इन एग्जाम, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जैसे एमसीडीएस का पेपर है उसमें बहुत दिक्कत हुई, पेपर ही बाहर से आया, ये भी एक पॉइंट था। और कुछ ये भी समस्या है कि बुक से पढ़ के गए तो सेक्शंस नहीं पढ़े हैं, केसेस दिए हैं बुक्स में, हालांकि वो चीज अभी तो नहीं होने वाली क्योंकि पूरा इलेक्टिव है, मतलब पूरा ही एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बेस है आपका इलेक्टिव, तो वो नहीं होने वाला, बट स्टिल मटेरियल सॉर्ट आउट कर लो कि मॉड्यूल के साथ साथ मेरे को क्या बेरैक लेकर के जाना है, क्या मेरे को एग्जीक्यूटिव की कोई मटेरियल लेके जाना है जो उससे रिलेटेड है, या कुछ और कोई और सजेस्टिव बुक्स लेकर के जाने हैं, ये आप अपने हिसाब से तय कर लेना आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ एनफ प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम, एक पेपर लिख करके, एक नहीं कम से कम 2 पेपर लिख करके देखना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे पुराने पेपर्स तो है नहीं, हम कैसे लिख करके देखेंगे, अगर आपका इलेक्टिव वो है जो पहले पूछा जा चुका है, जैसे बैंकिंग है, ठीक है, तो आप पुराने पेपर्स को सॉल्व कर लो, सिलेबस चेक कर लो, क्या सिलेबस बिल्कुल सेम है तो उनको सॉल्व करो। दिक्कत क्या है ना, देखो बिना देखे लिखने में ना हमें लगता है कि टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन देख करके लिखने में ना बिना देखे लिखने से ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द सोल्यूशन कि ये कौन से पन्ने में दिया है भाई, ठीक है। और जब पन्ना मिल गया तो इसमें से कितना कितना लिखूं वो सोचना, ठीक है। अभी वो सोच लिया तो अभी उसमें से देख देख के लिखना, यहाँ पे एक 4 वर्ड लिखे, फिर देखा, फिर लिखे। जब बिना देखे लिखना होता है ना तो कैसे होता है कि अपन को बस सोचना और फटाफट लिखना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, इसमें काफी टाइम वेस्ट होता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू पेपर फॉर यू। तो भाई बहुत सोच समझ के चीजें करना, 2 बार कम से कम एग्जाम से पहले इलेक्टिव पेपर लिखने की कोशिश करना, ठीक है, 2 पेपर पास वाले। अब जिनके नए आए हैं तो आप जिनसे टेस्ट सीरीज लोगे उनको बोलो कि आपके लिए डिजाइन करके दे, आप उनसे लेने से पहले टेस्ट सीरीज बात कर लो कि मेरे को इलेक्टिव का भी चाहिए तभी मैं लूंगी या लूंगा, वरना नहीं, ठीक है। ये सारी इतनी सारी चीजें करना इसलिए जरूरी है ना कि एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, 2 ग्रुप ले रहे हैं तो रैंक, सिंपल सी बात है। रैंक नहीं भी लानी तो कम से कम कुछ सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लेकर के आने, कुछ तो इच्छा सबकी होती है यार, एग्जाम्शन की तो मिनिमम सबकी इच्छा होती है, मेरी भी एग्जाम्शन है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म। अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, कुछ एज सच बताने के लिए रहता नहीं है, देख लेते हैं कुछ और स्लाइड्स हैं क्या इसमें। अच्छा, ये एक और लास्ट चीज, हाउ वी गेट देयर, जो हमने प्लान किया है वो हम अचीव कैसे करें। USQ3R ना एक स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत बार एग्जीक्यूटिव में बात की है कि जो क्लासेस हैं, जो फर्स्ट रीडिंग है वो आपका 20% होता है, जो आप रिसाइड करते हो, रिविजन करते हो, वो आपका 50% होता है, जो आप टेस्ट देते हो, अपनी गलतियां ढूंढते हो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, वो आपका मेन 30% होता है, वहां पर आप मिस्टेक्स सुधारते हो। इस वजह से अपनी मिस्टेक्स क्या है बिफोर हैंड सुधारना शुरू कर दो। दैट्स इट, इसी चीजों के बारे में है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप लोग खुद से पढ़ लेना। समरी क्या है मैम, समरी सारी बात कर ली हमने। अब आपको यही करना है कि आपको जो मैंने चीजें बोली है आप उनको कोशिश करो फाइंड आउट करने की, और कहीं किसी स्टेप में अटको तो यू कैन रीच आउट टू मी। आपको पता है मेरे को, आप इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट करके कुछ भी
पूछ सकते हो किसी भी चीज से रिलेटेड। अगर आपको किसी चीज पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। एंड जो दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कि मेंटोरशिप स्टार्ट हो गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एक और बात कि आप ना न्यू सिलेबस वालों के लिए क्या कर रहे हो मैम, प्रोफेशनल वालों के लिए। मैं अभी तक ना जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल वाले जो थे उनके साथ यही कर रही थी, जैसे उनको टेस्ट सीरीज दे रही थी, और आगे का जो था ना कि मतलब आपको रिवीजन कैसे करना है, कितनी बार करना है, मोस्टली वो ऐसे ही होते हैं कि जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उनके साथ ही डील करते हैं, ठीक है। बट इस बार मैं आप लोगों के लिए ये नया करने वाली हूँ कि हम स्टार्टिंग से प्लान करेंगे। जो मैंने आपको दिखाया ना टाइमलाइन, वो हम पहले से डिसाइड करेंगे। एंड जैसे प्रोफेशनल में मैं स्टूडेंट टू स्टूडेंट वन वन ऑन वन डील करती हूँ, तो उसी तरह हम चीजें करेंगे जहां पर हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे अपना, कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप देने वाले हैं तो हमें क्लासेस कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किससे किससे किस किस सब्जेक्ट में हमें क्लासेस लेनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन आर ओन केपेबिलिटी, और वो सारी चीजें। प्लस डिजाइनिंग की आपका कौन सा टेस्ट कब से होने वाला है, आप कब हाफ सिलेबस टेस्ट लिखोगे, कब क्वार्टर सिलेबस टेस्ट लिखोगे, वो सारी चीजें मैं आपको करके देने वाली हूँ। मतलब पर्सनलाइज प्लानर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर कोर्स। मतलब हम 1 सितंबर से ही चीजें स्टार्ट कर देंगे। सो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि जून में आपको एग्जाम देना है तो आप मेरे को टेस्ट सीरीज के लिए तब ज्वाइन करोगे। यू कैन ज्वाइन मी फ्रॉम 1 सितंबर एंड वी कैन प्लान आउट थिंग्स एंड वी कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स। सो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, प्रोफेशनल वालों के लिए न्यू स्टेप है। एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफी सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो फील फ्री टू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प आउट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।